हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर। आपको बहुत मज़ा आएगा। हम जानेंगे कि जैसे हम पोल्स पे जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है या घटता है, और अर्थ घूम रही है तो अर्थ के घूमने से हमारे वेट पर क्या फ़र्क पड़ता है, हाइट के साथ ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का हम जवाब देने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, इसमें मज़ा आएगा। तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट्स पर। देखिए, पहले ये माना जाता था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चक्कर लगाते हैं। इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल, जहां पे अर्थ सेंटर है और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। कॉपरनिकस वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू टेल दैट अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बट सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियम से आया क्योंकि सन के अंदर हीलियम गैस बनती रहती है ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल, तो सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कॉपरनिकस ने बताया था, और इस चीज को सपोर्ट करा था गैलीलियो ने ये सपोर्ट करा, ये प्रपोज करा गया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल इन द ईयर 1610। ठीक है, तो गैलीलियो ने सपोर्ट करा इसको, मॉडल को, और वेस्टर्न सोसाइटी ने इसको डिनाई करा। उनकी बाइबल वगैरह, उनकी जो सेक्रेड बुक्स हैं, और उनकी शुरू से जो मान्यता थी वो यही थी कि जियोसेंट्रिक मॉडल, दैट अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो उसके खिलाफ जाकर जब कोई ऐसा बोलता है तो ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है, और इस बात को कहने के लिए गैलीलियो को घर बंद कर दिया गया था, घर में बंद कर दिया था। आई थिंक 12-13 साल तक उन्हें बंद रखा था, और उसके बाद उनकी वहीं पे ही डेथ हो गई थी। लेकिन अब ये देखिए, रिसेंटली, अभी तक उन्होंने फिर एक्सेप्ट नहीं करा कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बल्कि रिसेंटली इसमें 20th सेंचुरी में ये बात एक्सेप्ट करी कि दैट यस, वी एक्सेप्ट दैट द मॉडल इज हीलियोसेंट्रिक, दैट इज सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अभी रिसेंटली एक्सेप्ट करा है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो आप देखिए, पहले ये माना जाता था और आज के टाइम में ये माना जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गैलीलियो के सजेशंस पे न्यूटन ने बिल्ड ऑन करके, और केपलर के सजेशन पे बिल्ड ऑन करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये अपना फॉर्मुलेट कराए। क्या बोलता है? ये बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस समय आपको खींच रहा हूं और आप मेरे को खींच रहे हो, है ना। ये बोर्ड मेरे को खींच रहा है, मैं बोर्ड को खींच रहा हूं। हर दूसरा ऑब्जेक्ट हर तीसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये बोलता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप ये देख सकते हैं, दो मासेस हैं m1 m2 मास के, इनके बीच में हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। गौर करना, m1 पे m2 के कारण फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और m2 पे m1 के कारण होगा इस डायरेक्शन में। याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है नेचर में। कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो इसलिए मैंने एक दूसरे की तरफ ये फोर्सेस मार्क करें। मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होता है। जितना ज़्यादा मास होगा m1 और m2 का, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। सेकंड चीज़, जितनी डिस्टेंस इनके बीच में ज़्यादा होगी, फोर्स उतना वीक हो जाएगा, और जितने पास पास होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन लगाते हैं, m1 m2 बाई r²। इनको हमने क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट g लगाएंगे, जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये आता है, जो कि बड़ा यूजफुल और फेमस फॉर्मूला है।